तो चलो, टुडे वी विल टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर वी विल कंप्लीट टिल, पहले बता देता हूँ. सो वी विल टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबरशिप, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, और इसके बाद वी विल बी फिनिशिंग द लेक्चर. राइट, ठीक है. सो टुमारो वी विल टॉक अबाउट, एंड टुमारो डोंट मिस द क्लास, क्योंकि कल की क्लास से बहुत क्वेश्चन आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट म्युनिसिपैलिटीज, एंड वी विल स्टार्ट विद जुडिशरी आल्सो. ठीक है. सो नाउ इज द स्टेट लेजिस्लेचर. तो सबसे पहले याद रखना है स्टेट लेजिस्लेचर है क्या. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड स्टेट एंड लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब स्टेट में लॉ कौन बनाएगा, और स्टेट में लॉ बनाने के लिए हमारे पास दोनों प्रोविजन है. देयर कैन बी अ लोअर हाउस, देयर कैन बी अ अपर हाउस. जो लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस जैसे सेंटर में लोकसभा है, तो लोअर हाउस बनता है स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो अपर हाउस होता है, अगर हुआ, ये तो होगा ही होगा, बट अपर हाउस मर्जी है. अपर हाउस किसी स्टेट में है, किसी स्टेट में नहीं है. ठीक है, और अपर हाउस को हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो अपर हाउस इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो देखो यहां पे लिखा हुआ, और पहली लाइन में यही लिखा हुआ है, मोस्ट, ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उनका वी हैव अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. यूनिकैमरल का मतलब एक हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली. और यही क्वेश्चन आता है इंडिया में कितनी ऐसी स्टेट है जिनका लेजिस्लेटिव काउंसिल है. so there are total 7 states. These 7 states is having legislative council, यानी कि these 7 states is having 2 houses, state legislative assembly and state legislative council. So there are 2 houses, lower house, upper house. कितनी स्टेटों में? 7 स्टेटों में. और कौन कौन सी वो 7 स्टेट्स हैं, नोटेड डाउन. देखो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका. अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, वो यूटी कन्वर्ट हो गया, और जो आंध्र प्रदेश है वो कन्वर्ट हो गया तेलंगाना में. तो ये भी कंफर्म कर लेना कि तेलंगाना यूनिकैमरल है कि बाइकैमरल है. ठीक है, तो ये दो चीजों को नोट कर लेना है. अब सी यहां पे लिख लीजिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है दिस इज नोन एज विधान परिषद. देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दिस इज आल्सो नोन एज विधान परिषद. so this is also known as विधान परिषद. और हम इस वीक वी विल बी कंप्लीटिंग योर पॉलिटी. ठीक है, तो पॉलिटी विल बी कंप्लीटेड दिस वीक. और आपको एक टेस्ट भी दिया था, आपको एक टेस्ट भी दिया था. सो आज मैंने ऑफलाइन क्लास में वो टेस्ट को डिस्कस किया है. ठीक है, अगर आपको उस टेस्ट के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन टॉक टू मी कि सर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा दो. सो आई विल डिस्कस दैट टेस्ट आल्सो. राइट. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज आल्सो नोन एज विधान परिषद, और इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, सेकंड हाउस. इट इज आल्सो नोन एज सेकंड हाउस. इट इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स. ठीक है. और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला जाता है विधान सभा. इट इज आल्सो नोन एज लोअर हाउस. इट इज आल्सो नोन एज पॉपुलर हाउस. जैसे अरुणाचल, अरुणाचल में हम बोलते हैं MLA, MLA, LA का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं MLA. और कहीं पे साइड पे लिख लो, अरुणाचल में देयर आर टोटल 60 MLA. हाउ मेनी MLAs आर देयर? 60. ठीक है. और फिर देखो, दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी असेंबली है.
है वो यूनियन टेरिटरी, बट उनकी असेंबली है। और वो दो यूनियन टेरिटरी, एक का नाम है दिल्ली और दूसरे का नाम है पुडुचेरी। सो दिल्ली एंड पुडुचेरी, सो दीज आर टू असेंबलीज, और वी कुड से दीज आर द यूनियन टेरिटरीज, but despite union territories they are assembly or they are having assembly. Is it okay? Clear है? अब क्वेश्चन ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी होंगी। जैसे पंजाब में 117 है ना, यूपी में 200 समथिंग है, असम में कुछ होगा, अरुणाचल में 60 है, दिल्ली में 70 है। ठीक है, तो असेंबली में कितनी सीट्स होंगी वो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन पे किसकी पॉपुलेशन पे? स्टेट की पॉपुलेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि कोई भी असेंबली है उनकी सीट, देखो लिखा हुआ है, उनकी सीट 60 से कम नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी बिटवीन 60 to 500। किसी भी असेंबली में 60 से कम नहीं होगी और 500 से ज्यादा नहीं होगी। और देयर इज एन एक्सेप्शन, जैसे देखो लिखा हुआ है गोवा, ठीक है, सिक्किम में वो 32 सीट्स हैं, गोवा और मिजोरम में 40 सीट्स हैं। जबकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये, वो एक्सेप्शन है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है 60 से लेकर 500 तक आपकी सीट्स होंगी। इज इट ओके? अब अगर आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया तो यहां पे कितनी सीट्स होंगी? तो यहां पे सीट्स होंगी 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब सपोज करो अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स है 99, तो अगर अपर हाउस बनेगा तो उसमें सीट्स होंगी 99 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच टर्न्स टू 33। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि जो अपर हाउस में सीट्स होंगी 1/3, और ये जो 1/3 होती हैं दिस शुड नॉट बी लेस देन 40। देखो लिखा हुआ, तो सीट्स होंगी 1/3 किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का, बट दैट शुड नॉट बी लेस देन 40। ओके, ठीक है। अब आगे देखो। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट ना पूरा डिटेल में मत पढ़ना। फिफ्थ पॉइंट में बस आपने ये पढ़ना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, नोट कर लो कहीं पे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। उनके जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। दिस यू नोटेड डाउन समवेयर। ये मत पढ़ो 1/3 कहां से आते हैं, 1/12 कहां से आते हैं। आप सिंपल ये याद रखो कि ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और गवर्नर भी नॉमिनेट करेगा। जैसे प्रेसिडेंट राज्यसभा में कर रहा था 12 आदमी नॉमिनेट, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर विल नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर्स। जैसे मैंने बोला टोटल मेंबर है 60 अपर हाउस में, अब 60 का 1/6 कितना हो गया? 60 का 1/6 विल बिकम 10। तो these 10 people will be nominated by governor। ठीक है, तो जो 5/6 है, देखो 1/6 करेगा नॉमिनेट गवर्नर। अब 1 - 1/6 कितना हो गया? 5/6। ये जो 5/6 है इनके होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कौन पार्टिसिपेट करेगा वो लिखा हुआ है। पंचायती राज वाले करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले करेंगे, स्टेट में जितने ग्रेजुएट हैं वो करेंगे। तो ऐसे करके दे विल सिलेक्ट द 5/6 ऑफ द पॉपुलेशन, or they will select the 5/6 of the members. So 1/6 will be nominated by governor and 5/6 will be indirectly elected by what? The few people. You will not elect the members of legislative council. ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ 2 houses same. अब ड्यूरेशन ऑफ 2 houses, अब बताओ असेंबली की ड्यूरेशन क्या होती है? बताओ। ऑब्वियसली लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, इधर आएगा राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेम ही।
लोकसभा का भी हमने टेन्योर पढ़ा था 5 साल, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था 5 साल से पहले लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग कौन करेगा वो भी हमने पढ़ा था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका टेन्योर भी कितना होगा 5 इयर्स। क्या 5 साल से पहले इसको भंग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कौन करेगा? गवर्नर ऑफ व्हाट स्टेट। और राज्यसभा ये परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है, इसको भी कभी खत्म नहीं किया जाएगा। अब जो आदमी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनेगा, लोकसभा का मेंबर बनेगा, तो उसका टेन्योर होगा 5 साल। तो 5 साल में दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा एमएलए बनेगा। और जो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा, इसका टेन्योर होगा 6 साल, 6 इयर्स। और ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है 1/3 ऑफ मेंबर्स दे विल रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हर 2 साल बाद यहाँ पे 1/3 मेंबर के इलेक्शन होंगे। और कौन से इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट हाउस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट हाउस, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द परमानेंट हाउस, वो बनेगा राज्यसभा। तो राज्यसभा विल बिकम द परमानेंट हाउस, और वी कुड से लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बिकम व्हाट? द परमानेंट हाउस। अब आपको मेंबरशिप कैसे मिलेगी? वही स्टोरी जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ी थी, उसी टाइम मैंने पढ़ा दिया था। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र, लेजिस्लेटिव असेंबली का बनने के लिए 25 साल उम्र, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स ऑफ एज, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स ऑफ द एज, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35। अब हम कल पढ़ेंगे पंचायत, कल पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटीज, उसमें आ जाएगा 21 इयर्स। जैसे आपको जिला परिषद का मेंबर बनना है, जिला परिषद का चेयरमैन बनना है, तो उसमें 21 इयर्स, ठीक है। तो देखा लिखा हुआ है, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। आपकी उम्र, देखो ये गलत है, हाँ ये 30 और 25 लिखा हुआ है। 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो लेजिस्लेटिव काउंसिल के। 25 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो लेजिस्लेटिव असेंबली की। और लोकसभा और राज्यसभा के भी सेम है, 25 इयर्स एंड योर 30 इयर्स। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 इयर्स, ठीक है। उसके बाद यू शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड। जैसे एक आपका लॉ है जिसके अंडर इलेक्शन होते हैं, ये भी लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इस एक्ट के अंदर आपके इलेक्शन होते हैं। और ये भी लिख लो, अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट को डिसमिस करना है, हाउस में से निकालना है, तो इस एक्ट के अंडर निकालेगा प्रेसिडेंट। नोट कर लो, अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो डिस्क्वालीफाई करेगा प्रेसिडेंट इस एक्ट के अंदर। बट अब मैंने आपको पढ़ाया होता वो सेकंड लेक्चर में, अगर किसी आदमी को आपको डिसमिस करना है ऑन द अकाउंट ऑफ डिफेक्शन, तो ये करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि स्पीकर। और राज्यसभा में चेयरमैन, विधानसभा में स्पीकर, और विधान परिषद में चेयरमैन। तो अगर नॉर्मली अगर आपको किसी एमएलए को डिसमिस करना है तो वो करेगा प्रेसिडेंट, स्टेट में करेगा गवर्नर। और अगर ऑन द अकाउंट ऑफ डिफेक्शन आपने डिस्क्वालीफाई करना है, ये करेगा स्पीकर, और एक सिंपल वर्ड में याद रखो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इज इट ओके? और लास्ट, अगर आपको मेंबर बनना है तो यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति नहीं होने चाहिए, गवर्नर नहीं होने चाहिए,
IAS IPS नहीं होने चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको MLA, जैसे आपकी भाषा में बोला जाता है, अगर आपको MLA उठना है, अगर आपको MLA के इलेक्शन लड़ने हैं, नाउ यू शुड नॉट बी इन द गवर्नमेंट सर्विस। और अगर गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आप MLA के इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। अगर आपको MLA के इलेक्शन लड़ने हैं, नाउ यू हैव टू गिव व्हाट, रेजिग्नेशन फ्रॉम योर जॉब, देन ओनली यू कैन कंटेस्ट व्हाट, द इलेक्शंस। अब है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, अरुणाचल के 60 आदमी आ गए, ऑल दो 60 पीपल आर नाउ द MLA। अब ये आदमी चूज करेंगे अपना लीडर, और वो लीडर को बोला जाएगा स्पीकर। जैसे उस दिन बोल भी रहा था कोई, हु इज द स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली एट प्रेजेंट, मिस्टर PD सोना। तो ही विल बिकम द स्पीकर ऑफ व्हाट, अरुणाचल असेंबली। ठीक है, देखो लिखा भी। अब स्पीकर के नीचे क्या होगा, डेप्यूटी स्पीकर। अब बताओ, स्पीकर विल गिव रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, and deputy speaker will give resignation to what, the speaker of your what, assembly। तो ऐसे करके वो रेजिग्नेशन भी ऐसे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले चूज किया जाएगा स्पीकर, और स्पीकर के इलेक्शन के बाद चूज किया जाएगा डेप्यूटी स्पीकर। और इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा असेंबली को चलाना। असेंबली में कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, असेंबली का डेकोरम कैसा होगा, तो ये सब इसके काम होंगे। इज इट ओके, क्लियर है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो ऊपर वाला आदमी होगा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हेड करेगा, उसको बोलेंगे चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दैट मैन विल बी नोन एज चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और चेयरमैन के नीचे कौन होगा बताओ, चेयरमैन के नीचे होगा डेप्यूटी चेयरमैन। तो ही विल बी द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब चेयरमैन, अरे वो भी तो अपने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई, वो खुद डिसाइड करेंगे कि किसको चेयरमैन बनाना। और चेयरमैन का काम क्या होगा, चेयरमैन का काम होगा कैसे करके आपको क्या कर रहा है, आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलानी है। So that will be the work of your chairman. Is it okay? समझ आ गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 5th पॉइंट लिखा हुआ है, मनी बिल। जैसे हमने पार्लियामेंट में भी बोला था, हमने ये बोला था जो पार्लियामेंट में कौन सी चीज मनी बिल है, कौन सा चीज मनी बिल नहीं है, वो डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। और यहाँ पे लिख लो 3 चीजें मनी बिल के बारे में। पहली, मनी बिल आर्टिकल 110, नोट कर लो, मनी बिल कम्स अंडर आर्टिकल 110। क्या चीज मनी बिल है, क्या चीज मनी बिल नहीं है, वो डिसाइड करेगा स्पीकर, और वी कुड से लोकसभा। अगला ये याद रखो, जो मनी बिल है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोअर हाउस। सी, that can be introduced only in lower house. Center में it will be introduced only in Lok Sabha, और state में it will be introduced only in विधान सभा। ठीक है, क्लियर है। और जब ये बिल दूसरे हाउस में जाएगा, तो दूसरे हाउस को ये पास करना है विद इन 14 डेज। 14 दिन लिख लो अपनी कॉपी में, 14 डेज। और मनी बिल पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, पहली बात तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, तो 14 दिन याद रखो, लोअर हाउस में याद रखो, स्पीकर डिसाइड करेगा व्हाट इज मनी बिल। और एक चीज और लिखो, तो जब मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड। तो मनी बिल को करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। इज इट ओके। फिर वही देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर, वो हमने पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा,
कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि साल में 2 सेशन होने ही होने हैं। अरे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि मैक्सिमम कितने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि मिनिमम 2 करने ही करने हैं, मिनिमम। और इसीलिए द मैक्सिमम पीरियड बिटवीन द सेशन कैन बी व्हाट, 6 months। एक साल में 2 करने ही करने हैं मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी करो। और ये भी लिखो, सेशन बुलाएगा कौन। अब मैंने आपको बता दिया हु विल कॉल द सेशन, लगाओ दिमाग, रट्टा मत मारो। तो सेशन बुलाएगा गवर्नर, स्टेट है ना, तो गवर्नर सेशन को बुलाएगा। गवर्नर ही सेशन को क्या करेगा, प्रोरोग करेगा, यानी कि खत्म करेगा। एंड भी गवर्नर करेगा, बुलाएगा भी गवर्नर। ठीक है। अब एक वर्ड लिखा हुआ है कोरम। क्या होता है कोरम? कोरम का मतलब है जैसे आज प्रेजेंट वी हैव 23 स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे है 23 स्टूडेंट्स, और ये लिखा हुआ है पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीडिंग करनी है तो उसके लिए आपको मिनिमम आदमी चाहिए। जैसे हमने बोला कि हम क्लास तभी लेंगे अगर मिनिमम 10 आदमी होंगे, उसको बोला कोरम, तो 10 विल बिकम द कोरम। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है जितनी आपकी सीटें हैं, जैसे अरुणाचल की 60 सीटें, तो अरुणाचल की असेंबली चलने के लिए उनको चाहिए 1/10 ऑफ द पीपल। इसका मतलब 10 और ये कट गया 6। तो अगर 6 एमएलए प्रेजेंट हैं तो विधानसभा चलाई जा सकती है। दिस इज नोन एज व्हाट इज कोरम। ठीक है। अब बताओ लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 552। अब लोकसभा में मिनिमम कितने आदमी चाहिए? कोरम 55। राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी है? 250। तो राज्यसभा में मिनिमम आदमी कितने चाहिए कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चले? 25। असेंबली, अरुणाचल असेंबली में कितनी टोटल स्ट्रेंथ है? 60। कितने आदमी चाहिए कि अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्यवाही चले, बिल हो, बिल पे डिस्कशन हो, बिल पे वोटिंग हो, तो वो बनेगा 60 का 1/10, दैट विल टर्न टू 6 पीपल। तो 6 पीपल विल डिसाइड कि अरुणाचल की असेंबली कैसे चलनी है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट ऐसा है, अरुणाचल की असेंबली में, और हमने ये भी पढ़ा था मिनिस्टर इट कैन बी फ्रॉम लोकसभा, इट कैन बी फ्रॉम राज्यसभा, पढ़ा था। अब सपोज करो, और देखो स्टेट में इसको खुद लगाते रहना, सेम चीज है। ये एक हाउस और ये एक हाउस। हमने ये पढ़ा था मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम दिस हाउस, मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम दिस हाउस। हो सकता है मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर ना हो। अब जिस हाउस के आप मेंबर हो, आप वोट उधर करोगे, इधर थोड़े वोट करोगे। अब जो मिनिस्टर होता है वो इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, दोनों हाउसेस में बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, बट वोटिंग नहीं करेगा। वोटिंग वो वही करेगा जिस हाउस का वो मेंबर है। सो दिस इज व्हाट इज मिनिस्टर। अब ठीक है, क्लियर हो गया? तो मिनिस्टर वोट कहां करेगा? मिनिस्टर वोट वही करेगा जिस हाउस का वो मेंबर है, उसके आगे पीछे वोट नहीं करेगा वो। तो जिस हाउस का वो मेंबर है उसी एरिया में वो क्या करेगा? वोट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही आपका अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, एडवोकेट जनरल इज अ पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। अटॉर्नी जनरल लोकसभा में बोल सकता है, बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वोट नहीं कर सकता। ऐसे ही अरुणाचल का एडवोकेट जनरल वो असेंबली में जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, बट ही कांट वोट। तो दिमाग में एक चीज बिठा लो, जो आदमी जिस हाउस का मेंबर है उसी हाउस में वो वोट करेगा। जैसे नरेंद्र मोदी, वो लोकसभा का मेंबर है, बट नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भी है
तो नरेंद्र मोदी कैन गो टू राज्यसभा, कैन पार्टिसिपेट इन राज्यसभा, कैन डिस्कस इन राज्यसभा, बट ही कांट वोट इन राज्यसभा। ये इज इट ओके? एम आई क्लियर ऑन दिस? ये देखो लास्ट वाला मैंने आपको बता दिया, 4th पॉइंट, मनी बिल कभी भी अपर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, मनी बिल विल ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोअर हाउस। इज इट ओके? ठीक है, चलो नाउ वी हैव इनफ टाइम, वी विल टॉक अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आल्सो। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट वी विल टॉक टिल, ये पंचायत हम खत्म कर लेते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज कल कर लेंगे। ठीक है, व्हाई टू वेस्ट टाइम, अदरवाइज यू विल बिकम एग्रेसिव। अरुणाचल में टाइम तो बहुत देखते हो आप, 1 घंटा पढ़ाया, 1 घंटे में क्या पढ़ाया वो उसका कोई लेना देना नहीं, पढ़ाए ना पढ़ाए देखिए। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट पंचायत एंड वी विल फिनिश पंचायत। ओके, म्यूनिसिपैलिटीज वी विल डिस्कस टुमारो। और इस वीक हमारा टारगेट यही है, पॉलिटी को खत्म करना। ठीक है, नाउ पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो याद रखना है आर्टिकल 40, तो दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 द पार्ट ऑफ बीपीएसपी। और ये भी याद रखना है, ये जो पंचायत है दिस इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी, तो गांधी ने बोला था पंचायत लेकर आओ, तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, पंचायती राज का मतलब है विलेज, विलेज लेवल पे, और वी कुड आल्सो से रूरल, रूरल लेवल पे। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वी कुड से ग्रास रूट लेवल पे, इट्स अ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसकी बार बार कमेटी पूछता है, आपके पेपर में बार बार पूछी गई है। अब इसके बारे में लिखो 3-4 कमेटी। सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, एल एम सिंघवी कमेटी, और इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता। तो ये 3 कमेटीज आपने याद करनी, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी एंड बलवंत राय मेहता। और ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कमेटी के हिसाब से आपका बना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जो हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो इस कमेटी के हिसाब से बना है, बलवंत राय जी मेहता कमेटी। देखो 3rd पॉइंट पे लिखा भी हो। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जहां पे पंचायती राज था, कौन सी ऐसी पहली स्टेट है? तो उसका नाम है राजस्थान। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट। तो राजस्थान में देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट? तो डिस्ट्रिक्ट आती है नागौर, डिस्ट्रिक्ट इज नागौर। तो नागौर में देयर इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, राजस्थान, विद इन राजस्थान नागौर। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन आएंगे, अब मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा उससे आएंगे, वो पहले वैसे मैंने समझा दिए जब हमने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ा दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उतना ही आपके पेपर में आता है। अब इसको जरा ध्यान से पढ़ना, कल मैं फिर रिवाइज कराऊंगा, जब म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे तो कंपैरिजन में कर लेंगे। तो पंचायती राज सबसे पहले 1992, अगला आप पढ़ोगे बलवंत राय मेहता, ये कमेटी थी बलवंत राय मेहता। उसके बाद बलवंत राय मेहता ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
बलवंत राय मेहता ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बोला 11th शेड्यूल लगाओ, 11th शेड्यूल। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ पार्ट, कौन से पार्ट में है? पार्ट 9, ठीक है। और इससे पहले आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में बोला गया था कि पंचायती राज जब टाइम हो तो लेकर आ। डीपीएसपी देन इंस्ट्रक्शन ना, तो ये भी एक लिख लो, आर्टिकल 40 डीपीएसपी। और ये भी कहा जा सकता है कि जो डीपीएसपी में हमें इंस्ट्रक्शन दी, हमने इस अमेंडमेंट को करके इस इंस्ट्रक्शन को पूरा कर लिया, एंड वी एस्टैब्लिश पंचायती राज इन आवर कंट्री। ठीक है। अब उसके बाद ये याद रखना है, जो पंचायती राज है वो 3 स्टेजेस में है। जैसे ये आपके विलेजेस होते हैं, ऐसे विलेजेस, विलेज के लेवल पे होगी पंचायत, विलेज के लेवल पे होती है पंचायत। अब मैंने बोला ये विलेजेस ने बनाया ब्लॉक, होता है ना ऐसे ब्लॉक, और देयर विल बी मल्टीपल ब्लॉक्स। इस ब्लॉक की होगी ब्लॉक समिति, इस ब्लॉक का होगा ब्लॉक समिति, और ये पूरे ब्लॉक्स विल मेक वन डिस्ट्रिक्ट, ये बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होगा जिला परिषद। सो जो पंचायत है वो 3 लेवल पे है, नोट इट डाउन समवेयर, इट्स अ, यहीं पे लिख देता हूं, इट्स अ 3 टियर स्ट्रक्चर, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे। इसीलिए तो अरुणाचल में आपको मिलता है ZPM, जिला परिषद मेंबर, ZPM होता है ना, ZPM। ये देखो, ये डायग्राम देखो, तो लिखा हुआ है विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। अच्छा, ये आपको दिखाई दिया सारा। अच्छा, एक ये भी रखो, 1992 में ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि जब ये पंचायती राज आया तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, तो ये भी आदमी है। ठीक है। और सी द 8 पॉइंट आई हैव टॉक, मैंने पूरा बता दिया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 11th शेड्यूल, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 11th शेड्यूल में दिए हुए हैं 29 मैटर्स। 29 मैटर्स का मतलब है, जैसे सपोज करो वाटर, सैनिटेशन, रूरल रोड, ऐसे करके कि पंचायत इन चीजों पे काम कर सकती है। बट अब 29 में से कितने दिए जाएंगे वो डिपेंड करेगा विधानसभा पे, और यहीं पे लिख लो, विधानसभा पे डिपेंड करेगा वो। किसी स्टेट में 29 के 29 दिए हुए हैं, किसी में 2 दिए हुए हैं, किसी में 20 दिए हुए हैं, किसी में 25 दिए हुए हैं। तो 29 में से कितने पंचायत के पास जाएंगे वो डिसाइड करेगा। और क्वेश्चन यही आता है, गवर्नर करेगा, सीएम करेगा, कोई नहीं करेगा, वो करेगा विधानसभा, और वी कुड से स्टेट लेजिस्लेचर, वो डिसाइड करेगा। ठीक है। अब एक एक वर्ड पढ़ो, देखो ग्राम सभा। अब क्या होती है ग्राम सभा? देखो, ये विलेज है, सपोज करो विलेज की पॉपुलेशन है 1000 इज द पॉपुलेशन। अब इस सपोज करो इन 1000 में से 600 पीपल दे आर अबव द एज ऑफ 18, तो ये 600 पीपल, ये 600 के 600 लोग, ये बनते हैं ग्राम सभा। ओके। और ये 600 लोग वो चूज करेंगे विलेज की पंचायत, जिसमें होंगे 5 मेंबर। पंचायत, पंच का मतलब 5, तो ये 600 पीपल विल डिसाइड 5 पीपल। तो ये जो 600 पीपल हैं, दिस इज ग्राम सभा, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। तो ग्राम सभा ये होती है। ओके।
अब बताओ पंचायत के जो इलेक्शन होंगे, जो पंचायत के इलेक्शन होंगे दैट विल बी आफ्टर एवरी 5 years। जैसे विधानसभा के हर 5 साल बाद होते हैं, इन सिमिलर कैपेसिटी जो आपके पंचायत है उनके इलेक्शन भी होंगे आफ्टर 5 years। ठीक है, तो देखो कहीं पे लिखा हुआ, सो इलेक्शन होंगे डायरेक्ट, यू विल पार्टिसिपेट, आई विल पार्टिसिपेट, टेन्योर होगा 5 साल, इलेक्शन होंगे आफ्टर एवरी 5 years। और ये पंचायत के इलेक्शन, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इसके इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराता है 4-5 चीजों के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन करवाने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब आपको गूगल ये भी करना है कि अरुणाचल का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और इसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। और ये गूगल कर लो अरुणाचल का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है, आई गया 13 पॉइंट। देखो 13 पॉइंट, 13 पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो पंचायत के इलेक्शन करवाएगा वो कौन कराएगा, वो कराएगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। 14 पॉइंट हमने पढ़ दिया। 14 पॉइंट में यह है कि अगर आपने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए, 21 ईयर्स। चलो दोबारा रिपीट करो, लोकसभा 25, राज्यसभा 30, विधानसभा 25, विधान परिषद 30, पंचायत 21, म्यूनिसिपैलिटी 21, प्रेसिडेंट 35, वाइस प्रेसिडेंट 35। बताओ सारी होगी एजेस, जहां से मर्जी क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, और ये देखो आपकी 4 ऐसी स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, और कुछ ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज। तो वहां पे एग्जैक्ट पंचायती राज नहीं लगता है, वहां पे जो पंचायती राज लगता है लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंग लगता है। तो आपने 4 स्टेट याद करनी है, जम्मू कश्मीर तो स्टेट भी नहीं रहा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, और अगला क्या आ जाएगा आपका, कुछ ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल्ड एरियाज। जैसे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में जो एरियाज हैं, असम के एरियाज हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के एरियाज हो सकते हैं, अरुणाचल के एरियाज हो सकते हैं। तो वहां पे पूरे का पूरा पंचायती राज नहीं आ जाता है। और ये देखो लास्ट पॉइंट, और ये भी डेट भी मार्क कर लो, ये बार बार आता है। पंचायती राज आपकी कंट्री में फुली फंक्शनल कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। और इसने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें लेकर आया ये हम कल फिर पढ़ेंगे, लेक्चर यहीं से शुरू करेंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके थ्रू हम लेकर आए हैं पंचायत, इसके थ्रू हम लेकर आए हैं पार्ट 9, इसके थ्रू हम लेकर आए हैं शेड्यूल नंबर 11, और इसके अंदर हम लेकर आए हैं आर्टिकल 243 से 243O, और हमने मैटर्स पंचायत को दिए 29। 74 हम लेकर आए हैं पार्ट 9A, शेड्यूल नंबर 12, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG, और मैटर्स हम लेकर आए हैं 18। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो लो पंचायत भी हो गया। ठीक है, so tomorrow we will talk about municipalities and then we will talk about judiciary. ठीक है, so we will talk about judiciary also. Tomorrow we will complete judiciary, right? जल्दी हो जाएगा।
हैप्पी। देखो अगर आपका बेसिक अच्छा है ना तो स्पीड में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर बेसिक अच्छा है ना, थैंक यू सर। अरे पावर तो नहीं पिला रहा कोई भी, हम 1 महीने से पावर मांग रहे हैं, एक भी आदमी पावर नहीं पिला रहा है, ऐसे लोग हैं क्या। चलो देखिएगा, व्हाट पीपीटी नोट्स, दैट इज इन ग्रुप, ग्रुप टॉक टू सर, ही विल सेंड यू। पता क्या है, वो ग्रुप में नोट्स हैं, आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको नहीं मिलते, ठीक है। चलो चलो, एंजॉय योर डे, टेक केयर, हैप्पी। और शायद आपकी वेडनेसडे को क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे को मेरे को कहीं नाहरलगुन जाना, आई हैव सम वर्क, किसी स्कूल ने मेरे को एज अ गेस्ट बुलाया है वहां पे, तो वेडनेसडे आई विल नॉट बी टेकिंग योर क्लास। इंग्लिश की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास शायद हो ना हो, पता नहीं। मैथ्स वाला सर भी एंगेज रहेगा मेरे साथ किसी स्कूल में, ठीक है। इंग्लिश की क्लास जरूर हो, सो प्लीज एडजस्ट एंड प्लीज कोऑपरेट, ओके। सर इज दिस, नहीं नहीं, एक्चुअली ये दोनों ग्रुप मर्ज कर दिए गए। अरे यार इससे स्लो मैं क्या पढ़ाऊं बताओ। आप अगर नए हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी से मैं स्लो क्या पढ़ाऊं। और मैं फास्ट तभी होता हूं जब पहले बेसिक पढ़ाया गया, ठीक है। डोंट वरी, आई विल बी स्लो, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क। कल कल यंगम डेबोम तमिल 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वी विल टॉक टुमारो। कुछ नहीं है, इट इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A को ऐड किया, शेड्यूल नंबर 12 लगाया, आर्टिकल नंबर 243P से लेकर 243ZG लगाया, बस। अब अच्छे से मतलब सरदार आप सर डांस करके तो नहीं बताएंगे बोल के ही बता पाएगा। और ये कोई मैथ्स नहीं है जिसमें एक्सप्लेन करना है, ये तो फैक्ट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलो ओके यंगम, टेक केयर।